नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है और पूरे देश भर में समाजवादी पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि मनाई। याद करना भी चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी को अगर हम लोग देखते हैं तो अपनी एक पार्टी बनाकर बहुत ही कम समय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कई बार मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय राजनीति में भी मुलायम सिंह यादव जी का एक बड़ा हस्तक्षेप रहा। देश के रक्षा मंत्री रहे और एक ऐसी स्थिति बनी कि भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति के अगुआ माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी, और पूरा देश उन्हें किसान नेता के रूप में भी जानता है, तो उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। तो आज इत्तेफाक से मैं भी लखनऊ सपा कार्यालय में, नगर के कार्यालय में था कल, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। मान्यवर कांशीराम का भी अपना अलग ही जलवा रहा है भारतीय पॉलिटिक्स में। भारतीय पॉलिटिक्स का चाणक्य अगर उनको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश जैसे सामंती जकड़न वाले प्रदेश में दलित राजनीति को गोलबंद करके, दलित पॉलिटिक्स को एड्रेस करके दलित मुख्यमंत्री पहली बना देना उत्तर प्रदेश में, या पार्टी की सरकार 4-4 बार बनवा लेना, ये प्रत्यक्ष दिखता है कि क्या था मान्यवर कांशीराम के होने का मतलब। ये लेकिन एक फौरी बात है कि क्या हासिल किया लोगों ने। इसके भीतर के अंतर्वस्तु को अगर थोड़ा चर्चा करें, और ख़ास करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी और एक दिन आगे पीछे मान्यवर कांशीराम जी, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों लोगों का आकलन किया जाए, करना भी चाहिए। इतिहास किसी को बरी नहीं करता है, और जो लोग नहीं हैं या जो हमारे देश प्रदेश के ऐसे लोग जिन्होंने अपना बहुत कुछ दिया है देश प्रदेश को, उनके ना रहने पे, उनके इन्हीं सब चीज़ों पे याद करके उनसे क्या हासिल किया जा सकता है और क्या याद करने लायक है, जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किए, उसका ही गुणागणित होता है। वो कैसा पहनते थे, कहाँ पैदा हुए, कैसे बोलते थे, मुस्कुराते थे, दाल रोटी खाते थे कि सतुआ खाते थे, ये सब कोई इशू नहीं है। इशू है कि उनका योगदान क्या रहा है। तो अगर मान्यवर साहब से बात शुरू करें तो जिस उम्र में मान्यवर साहब ने राजनीति शुरू की, अमूमन उस उम्र में लोग अपने आप को राजनीति से रिटायर मानने लगते हैं कि चलो हो गया जो हो गया, बहुत कुछ, अब ऐसे धीरे धीरे 2-4-10 साल पार कर लेना है। उस उम्र में मान्यवर साहब ने ये महसूस किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो स्वीकारता है समाज में, उसके बदौलत वोट की राजनीति को कैसे एड्रेस किया जाए, और इतने बड़े दलित समाज को अगर हम एक झंडे तले, एक पार्टी तले इकट्ठा कर लेते हैं तो कदाचित सत्ता की चाबी हमारे पास आ जाएगी। ये बात मान्यवर साहब को धीरे धीरे समझ में आई। मैं उस समय था नहीं और मान्यवर साहब से कभी प्रत्यक्ष मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब किसी की गणना की जाएगी, किसी के बारे में बात की जाएगी, तो उनके पूरे जीवन काल और उनकी बात व्यवहार, उनके प्रतिफल को ही देख के हमको लगता है आदमी बात करेगा। तो मान्यवर साहब को ये बात समझ में आ गई, लेकिन इतने बड़े दलित समाज को एड्रेस कैसे करें, उनको एक मंच पे कैसे लाएं, और कांग्रेस जैसी घाक पार्टी जिसने तमाम ऐसे दलित नेताओं को जगह जगह सेट कर दिया था, जिसके मार्फत पूरे दलित समाज का वोट कांग्रेस लिया करती थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि मान्यवर साहब का पूरा फोकस जो था दलित आंदोलन पर, वो एक प्लेटफॉर्म बनाना,
वोट लेना, उनको ताकत के रूप में बनाना और उनके बदौलत फिर सरकार बनाने जैसी स्थिति लाना, ये फोकस था, ये बिंदु था मूल। अब इस पे चाहे DS4 बना हो या धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी बनी हो, लेकिन मान्यवर साहब ने बहुत ही बारीक तरीके से जब इस बात को समझा कि दलित समाज का जो इलिट हिस्सा है, जो आज तक जिसको सत्ता का मजा नहीं मिला है, अगर उसको ये बात समझा ले गए कि तुम अगर मेरा साथ दोगे, तुम हमारी तरह सोचोगे, चलोगे, तो तुमको हम सत्ता का स्वाद चखाएंगे, और अगर तुम खड़े होगे, तुम लगोगे हमारे साथ इस आंदोलन में, तो हासिल जो भी होगा वो तुमको होगा, और बहुत छोटा हिस्सा उसको हासिल होगा जिसके बदौलत तुम ये काम करोगे। और बड़े हिस्से को ये बात, रिच हिस्से को, सर्विस पेशा को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मान्यवर साहब के पूरे जो पैटर्न है आंदोलन का और या उनके क्रमिक विकास का, उसमें कहीं भी लड़ाई झगड़ा, आंदोलन और ये बहुत भिड़ना भिड़ाना, सत्ता को चैलेंज करना, ये सब है नहीं। तो इस तरह से समझा ले गए, और तब फिर दुनिया भर के नारे चले कि अपनी संपत्ति, अपने इनकम का एक हिस्सा पार्टी को दो, और 1-2 दिन समय गांव में लगाओ, दलितों को, गरीबों को समझाओ और एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। ये पूरा मान्यवर साहब ने किया। इसका परिणाम ये निकला कि बाबा साहब को शायद ही कोई दलित परिवार, कोई कमज़ोर गरीब परिवार, बेसिकली दलित हो, जो न जान गया हो, समझ गया हो कि हमको थोड़ा भी इस समाज में रियायत मिली है, हमको थोड़ा भी इस समाज में हद अधिकार मिला है, हमको थोड़ा भी इस समाज में कुछ अपना बनाने का मिला है, तो उस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उनके द्वारा रचित संविधान का बहुत बड़ा रोल है। और ये बात कांसीराम साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश के दलित समाज को समझाने का एक प्रयास किया, जिसमें सबसे ज़्यादा सफल उत्तर प्रदेश में हुए। प्रतिफल ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बाबा साहब की मूर्तियां पैदा हो गई। प्रतिफल ये हुआ कि गांव-गांव में बाबा साहब को किसी भी तरह से अप्रिशिएट करने लगे लोग, और फिर दलित समाज बाबा साहब के इर्द गिर्द गोलबंद हुआ और अपने सवालों पे बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, माइनॉरिटी समय समय पे इनके साथ आता रहा। ये करके, लेकिन जब मान्यवर साहब को लगा इतने से ही काम नहीं चलेगा, तब उनको लगा कि अब बैकवर्डों की ताकत को भी जोड़ना पड़ेगा, और फिर उन्होंने किया, मुलायम साहब से गठबंधन किया। नारा चला, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए फलाने फलाने, और सरकार बनी मोस्ट बैकवर्ड और दलितों की। तो इस तरह से, लेकिन अचानक फिर कैसे गठबंधन टूट गया और मान्यवर साहब आरएसएस के पाले में खड़े हो गए, भाजपा के साथ खड़े हो गए। हालांकि फिर से 2-1 बार सरकार बनाई उन्होंने, 2-3 बार जब भी बनाया हो, लेकिन इस पूरी यात्रा में अगर दलित समाज को कुछ मिला तो दलित समाज के एलिट हिस्से को सत्ता का मजा मिला, और आम दलित समाज को हम भी सरकार बना सकते हैं, अपनी बिरादरी का भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ये अनुभूति मिली। और कुछ थानों पे रिस्पेक्ट और जगह जगह कुछ भर्तियों में उनको कुछ जगह, कुल मिला के समाज में जिस पायदान पे वो थे वहाँ से 10 कदम वो आगे बढ़े। ये पूरी यात्रा है। लेकिन उसके बाद मान्यवर साहब जिस तरह से चाहते रहे होंगे, अब उनसे कोई बात तो इस तरह की नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से वो चाहते रहे होंगे वो हुआ नहीं। और बहुजन समाज पार्टी के भीतर, या कह लीजिए मान्यवर साहब के समय से ही कम था तब, उसके बाद के दिनों में जब तक मायावती जी का नेतृत्व आया तो पूरा एक कंपनी टाइप की बन गई, जिसमें फिर दलित आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, दलित सवाल का कोई मतलब नहीं है, कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है। बस ये है कि इस जाति को जोड़ के हम हो सकता सत्ता में आ जाएं, इस जाति को साथ लेके हो सकता है बहुमत के करीब आ जाएं, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर दें, विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर दें, और चुनाव के बाद बाकी पूरे 5 साल
जनता से कोई लेना देना नहीं, अपनी गुणागणित ही बैठाते रहना, ये एक सगल बन गया। उसका परिणाम आज बसपा जहां है आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस मान्यवर कांसीराम साहब ने किया वो अद्भुत और नायाब था। उससे आगे अगर दलित समाज बढ़ता, उससे आगे अगर बसपा नेतृत्व बढ़ता, कुछ आंदोलन वगैरह की शक्ल में चीजें ले जाता और दलित समाज का पॉलिटिकल मान उत्तम करता, लीडरशिप, बड़ी चर्चा होती है मान्यवर साहब के उस किताब की जिसमें उन्होंने चमचा युग कह के बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को टारगेट में लिया। आप अगर सोचिए आज मान्यवर साहब होते तो उस चमचा युग में तमाम जितने कांग्रेसी नेताओं का नाम लिखा है वहीं पर एक आध नाम आज बढ़ गया होता। अब आज के दिनों में वो क्या कहते मायावती जी को, जब पूरे सिनेरियो में ये चर्चा है कि मायावती जी का हर निर्णय भाजपा के प्रो होता है। तो इस तरह से एक बात थी, लेकिन फिर भी कांसीराम जी का जो अदम्ब मेहनत थी और कथनी और करनी में जो इक्वलिटी थी वो नायाब है इस दौर में। इस दौर में उस तरह के लीडर नहीं मिल सकते हैं। जब कांसीराम साहब का इंतकाल हुआ, उनको लेके उनकी बीमारी के समय में जो भी झगड़ा बवाल ये सब हुआ आप जानते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस के नाम पे उनके पास कुछ नहीं था। प्रॉपर्टी के नाम पे बहुजन समाज पार्टी थी जिसका उत्तराधिकारी उन्होंने मायावती जी को घोषित किया, अपने परिवार को कुछ नहीं दिया। परिवार नाम की संस्था पे उन्होंने इस चीज को नायाब तरीके से पेश किया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। तो एक महान विभूति थे। ठीक उसी तरह से मुलायम सिंह यादव जी को जब याद करेंगे, नेताजी को जब याद करेंगे, तो एक जिस तरह से मिडिल फैमिली में जन्मे और वहाँ से फिर शुरुआती दौर में हमको लगता है 74 के आंदोलन की जो देश भर में एक मुहिम चली थी, उस मुहिम में जगह जगह जो लीडरशिप पैदा हुई उसी का प्रतिफल थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और उनकी जो राजनीतिक यात्रा चली वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। कुछ बातें जो बहुत पॉजिटिव थी कि मुलायम सिंह जी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ समाज के बारे में एक आफ्टर ऑल पूरे बैकवर्ड समाज और पूरे मोस्ट बैकवर्ड समाज के बारे में एक अच्छा चिंतन रखते थे समाज में लड़ने वाले लोगों के प्रति पॉजिटिव। अच्छा लगता है कि किस तरह से फूलन देवी जी के सारे मुकदमे वापस लेके उनको जेल से निकाल के अपनी पार्टी से सांसद बनाते हैं। आप सोचिए उस दौर में फूलन देवी जी का मदद करने का मतलब था पूरे सवर्ण समाज से या हमारी जो स्थापित व्यवस्था है उससे मोर्चा लेना, और मुलायम सिंह यादव जी ने वो लिया। हमें याद है कि किस तरह से संपत पाल जी से लेके तमाम ऐसे लोगों को बुला के मुलायम सिंह यादव जी ने विधानसभा का टिकट दिया और कोशिश किया कि ये जीते, विधायक बने, क्योंकि जो अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो। ये बड़ा नायाब थॉट था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। और छात्र आंदोलन और आंदोलनों में लड़ने वाले लोगों के प्रति उनका जो रिस्पेक्ट था, उनका जो पॉजिटिव थॉट था, वो अदम्य है। इस तरह से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे जो कैंपसों से निकले हैं और मुलायम सिंह यादव जी के सानिध्य में आके वो आज बड़े नेता हैं या उनकी एक समाज में राजनीतिक पहचान है, राजनीतिक उनकी गिनती है। तो इस लिहाज से मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत सारे जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कन्या विद्या धन से लेके इस तरह की जो तमाम योजनाएं चलाई, योजनाओं का मतलब खाली ये है कि समाज के हर हिस्से को उन्होंने एड्रेस किया और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो कमिटमेंट था माननीय नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का, वो अद्भुत था। चाहे 90 की घटना हो, उसके बाद की दौर की घटना हो, उससे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस मामले में देश में कम ही नेता हैं जो मध्यम वर्गीय पार्टी के होने के बावजूद अपने विचार पे, अपने थॉट पे अडिग रहे और लड़ते रहे अंत तक। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये दो महान विभूतियों का 2 दिन में जिस तरह से सेलिब्रेशन क्या उनके मौत पर
समाज या पॉलिटिकल पार्टियों ने इनिशिएटिव किया, तो उनको किन नज़रियों से हम देखेंगे, किस नज़रियों से हम उनको आकलन करेंगे। तो इस पे ज़रा आप भी सोचिएगा। जब इंग्लिश का 6 लिखिए 6, तो 2 लोग अगर देखें तो एक जो सामने खड़ा होकर देखेगा उन्हें 9 दिखेगा, और जो इस तरफ खड़े होकर देखेंगे उन्हें 6 दिखेगा। अपनी अपनी जगह दोनों लोग सही हैं, लेकिन वो अक्षर का वो क्वालिटी है कि एक तरफ वाले को 9, एक तरफ वाले को 6 दिखेगा। उसी तरह महापुरुषों को, उसी तरह इस तरह के लीजेंड लीडरों को देखने का हमेशा अलग अलग नज़रिया होगा, अलग अलग तरीका होगा। तो किस तरीके से आप देखते हैं ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे तय करता है। तो याद करिए इस दौर के महापुरुषों को, जिन्होंने इस तमाम राजनीतिक चैलेंज को लीड करते हुए एक दिशा देने का प्रयास किया, एक कोशिश की। अब कोशिश कितनी सफल है नहीं, ये आपको तय करना है, लेकिन इस पे और विचार करिए और पढ़िए। थोड़ा आप भी समृद्ध होइए, थोड़ा हम भी समृद्ध होते हैं। नमस्कार।